जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षा से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करने वाले हैं। चूंकि सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी स्कीम है जो कि बालिकाओं के लिए है स्पेशली, तो मैंने इसे शिक्षा के सेगमेंट में रखा है। तो चलिए आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं और पहली ही योजना है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY। देखिए, आपने एक स्कीम सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी कि BBB। यह योजना इसलिए लॉन्च की गई थी ताकि हम जो गर्ल चाइल्ड होते हैं उनको गर्भ में ही उनकी हत्या कर दी जाती थी या फिर उनके जन्म के बाद उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो पहला तो इसका पर्पस था कि हमें गर्ल चाइल्ड को बचाना था। दूसरा पर्पस था कि जो बच्चे हैं उनकी प्रवेश दर को बढ़ाना था, किसमें? स्कूलों में। इस मुख्य उद्देश्य के साथ हमने इस योजना की शुरुआत की थी। जब यह योजना शुरुआत हुई तो उसके साथ इसमें कुछ सब स्कीम भी शामिल किए गए, उप कार्यक्रम को भी इसमें शामिल किया गया। उसमें से एक प्रमुख सब स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। यह मुख्य रूप से एक जमा योजना है। पहले हम थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद इसके फैक्चुअल चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। मुख्य रूप से इसमें आप अपनी बच्ची के नाम से, किसी भी परिवार के माता पिता अपनी बच्ची के नाम से एक निश्चित राशि उसके अकाउंट में जमा कराते हैं और गवर्नमेंट उस जमा खाते में, ऐसे जमा खाताओं में बहुत उच्च दर या आकर्षक ब्याज दर प्रदान करती है ताकि परिवार के लोगों को एक प्रोत्साहन मिलता है कि अपनी बच्ची के नाम पर वो पैसा जमा करे और उसकी परिपक्वता के बाद या उसकी शादी के समय जो ज़रूरतें होती हैं, आर्थिक ज़रूरतों को इसके माध्यम से पूरा किया जा सके। तो आई होप आपने इसके परिचय को समझा। इसकी शुरुआत होती है 22 जनवरी सन 2015 को और इसका मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका उद्देश्य भारत में बालिकाओं की वित्तीय सुरक्षा और शैक्षिक हितों को सुनिश्चित करना है। देखिए, इससे दो पर्पस पूरे होते हैं। आपको मैच्योरिटी के बाद पैसा भी मिलता है और तब तक आप क्या करते हैं, अपनी बच्ची को अच्छे एजुकेशन, उनको एक उचित शैक्षिक, उनके हितों की पूर्ति हो सके, इसलिए भी ये आप उनको पढ़ाते हैं। फिर इसकी विशेषताएं हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके हर पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए एक एक करके हम देखने की कोशिश करते हैं। केवल बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक ही बालिका के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं। अब ये तो आपने समझा कि बालिका के माता पिता। अब कानूनी अभिभावक का मतलब ये हुआ कि कई जो पेरेंट्स होते हैं, है ना, जो शादी हुए और उनके बच्चे नहीं हुए, तो क्या करते हैं, कई बार वो गोद लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, लीगल पेरेंट्स बन जाते हैं। तो ये हो गए कानूनी अभिभावक। दूसरा, इसमें एक वर्ड आता है जैविक माता पिता। अब इसका क्या मतलब है, आपने एक नाम सुना होगा सरोगेसी, जिसे हिंदी में कहते हैं किराए का गर्भधारण या किराए की कोख, है ना। एक किराए के कोख को हम लेते हैं, गर्भ को लेते हैं, जिसमें एक महिला दूसरे समझिए कि पति पत्नी के बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है और जब बच्चा पैदा होता है तो वो पति पत्नी जैविक माता पिता कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड भी अगर आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये होते हैं जैविक माता पिता। ये तीनों ही अपने बच्चे के लिए, बालिका के लिए खाता खोल सकते हैं। ये हो गया। खाता खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। और तीसरा इसमें जो पॉइंट है कि न्यूनतम 250 रुपये वार्षिक आपको जमा करना है या अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए वार्षिक भी जमा कर सकते हैं। मतलब 250 रुपये से कम जमा नहीं कर सकते और 1.5 लाख रुपए से ऊपर का जमा नहीं कर सकते। अब इस फैक्ट को आपको याद रखना है। विशेषता वाले में यही दे दिया जाएगा कि इस योजना से अधिकतम 2.5 लाख रुपए वार्षिक जमा की जा सकती है, जबकि वो क्या है, बिल्कुल गलत है। खाता खोलने की तिथि से 15 वर्ष तक जमा किया जा सकता है, यानी कि 15 वर्ष से ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते, कम से कम 15 वर्ष तक आपको, मतलब 15 वर्ष तक ही जमा किया जा सकता है। ये हो गया।
खाता 21 वर्ष की आयु के बाद या लड़की की 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसकी शादी होने पर जो भी पहले हो परिपक्व हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कि लड़की की आयु 21 वर्ष कंप्लीट हो जाती है या लड़की की आयु 18 वर्ष पूरी होती है तब उसकी शादी की जाती है, क्योंकि उम्र की सीमा 18 वर्ष है। जो भी पहले हो परिपक्व हो जाता है तो क्या आपको मिलता है, यह राशि मिलती है। आयकर में छूट की प्राप्ति होती है यदि आप इस खाते को खोलते हैं, तो जो भी आप इनकम टैक्स जो देते हैं गवर्नमेंट को उसमें आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। यह भारत भर के बैंक और डाक घर में आसानी से इस खाते को खोला जा सकता है। आकर्षक ब्याज दरें हैं, है ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कम से कम 8.5 से ऊपर की इसमें इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है ताकि आप प्रोत्साहित होते रहें। प्रत्येक बालिका के लिए एक खाता तथा प्रति प्रतिवार अधिकतम 2 खाते खोले जा सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी एक मतलब सपोज एक छोटी बच्ची है, उसके नाम से आप 2 खाता नहीं खोल सकते, है ना। दूसरी बात, अगर 2 बालिका है किसी घर में तो उस माता पिता 3 बालिका है तो अधिकतम 2 बालिका के लिए ही खाते खोले जा सकते हैं, सभी के लिए नहीं खोले जा सकते। प्रति परिवार की बात की जा रही है। ये हमने देखा कि इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ये सभी विशेषताएं आपकी फिंगर टिप में होनी चाहिए क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी एक योजना है पीएम श्री स्कूल योजना। इसके अंतर्गत जो भी पुराने स्ट्रक्चर हैं स्कूल के उसको रीनोवेट किया जाता है, पहला। दूसरी बात, उसमें नई फैसिलिटी जो आज के मॉडर्न एरा के हिसाब से उसमें नई फैसिलिटी डेवलप की जाती है। एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है ताकि बच्चों को स्कूल के साथ साथ थोड़ी बहुत कुछ नई एक्स्ट्रा चीज़ें उनको सीखने को मिले। स्पोर्ट्स की सुविधाएं दी जाती है, लैब वगैरह जो आधुनिक बनाए जाते हैं, मॉडर्न बनाए जाते हैं। तो ये सभी फिनोमिना को आप ऐड करेंगे, ये कहलाता है पीएमसी स्कूल योजना के अंतर्गत। ये सब काम उसमें किए जाते हैं। अब इसका उद्देश्य है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के 14,500 से अधिक स्कूलों को इसमें विकसित करना है। अवधि निर्धारित की गई है 5 वर्ष की अवधि है 2022-23 से लेकर 26-27 तक। अब ये एक प्रमुख वित्त पोषण है, इसको आपको याद रखना है कि 60:40 के वित्त पोषण का प्रावधान होता है। मतलब केंद्र प्रायोजित योजना है ना, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें हम क्या करते हैं, व्यय को साझा करते हैं, तो इसका अनुपात है 60:40। मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। अब ये सबसे अच्छा पॉइंट दिया है कि पात्रता, कौन कौन से स्कूल इसके अंतर्गत पात्र होंगे। तो देखिए, सभी केंद्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों द्वारा जो प्रबंधित स्कूल है जिसका मैनेजमेंट ये करते हैं, वो सभी स्कूल इसके पात्र होंगे। ठीक है, चलिए, ये हमने देखा कुछ छोटे छोटे स्कीम हैं, आपको इसके उद्देश्यों को कम से कम याद रखना है। ये सबसे लेटेस्ट स्कीम है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक इनको ऋण प्रदान करते हैं, है ना। किसी भी विद्यार्थी को उनके खर्चे के लिए स्कूल में जो पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के माध्यम से उनको वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ये लेटेस्ट स्कीम है। एक्चुअल में इसकी शुरुआत को मैं इसलिए नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि देखिए, कोई भी एक यूनिक योजना होती है जो लाभार्थी प्रदान होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसका विशेष रूप से आयोजन करके उसकी शुरुआत करती है। इसकी शुरुआत हुई है एक कैबिनेट, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही परसों कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, है ना। तो ऐसे ही कैबिनेट मीटिंग के द्वारा क्या किया गया था, इसको अप्रूवल दिया गया था सन 2024 में। उस कैबिनेट अप्रूवल के माध्यम से इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है। तो ये हुआ। अब इसके उद्देश्य को हम पढ़ते हैं।
उच्च उच्च गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान में, मतलब जो भी क्वालिटीफुल उच्चतर शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने वाले किसी भी विद्यार्थी को ट्यूशन फीस की राशि और अन्य खर्चे हेतु गारंटर मुक्त ऋण प्रदान करना है। अब यह गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान क्या होता है, इसे हम अभी देखेंगे। लक्ष्य है उच्चतर शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब पात्रता कौन कौन इसमें लेते हैं, देखिए, कोई भी छात्र जो गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेता है, जो छात्र किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति ब्याज अनुदान योजना से सहायता प्राप्त करते हैं, वे इसके पात्र नहीं हैं। मतलब आप क्या होने चाहिए, ग्रीन फील्ड होने चाहिए, है ना, जो हमने कल एक पढ़ा था कॉन्सेप्ट, मतलब आप फ्रेश स्टूडेंट हो, आपको किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या कुछ भी ब्याज अनुदान प्राप्त ना हो रहा हो। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी हायर एजुकेशन के यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस का क्या करती है, एक ग्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से उनको ग्रेड देती है हर साल, एक कंपटीशन के माध्यम से, कि भाई आप कौन से नंबर में आते हैं और आप क्या इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि आप इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, कुछ मापदंड निर्धारित होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी इसको फुलफिल करते हैं उनको लिस्ट बनाई जाती है और उनको कहा जाता है गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान। ये जो संस्थान होते हैं उसमें आप एडमिशन लेते हैं, तभी आपको विद्या लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। अदरवाइज दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझाना था मुझे। अनुदान है कि ऋण की ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, मतलब कितने लाख तक आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जब ऋण की जो स्वीकृति होती है वह अगर 7.5 लाख रुपए तक है, तो बकाया चूक का 75% सरकार के द्वारा कवर किया जाएगा। दूसरा, जिस छात्र के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है, अगर वह 10 लाख रुपए तक की शिक्षा ऋण लेता है, तो उस पर 3% ब्याज अनुदान के लिए वह पात्र हो जाएगा। तो ये समझिए, कुल मिला के ऐसे डेटा को तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, कम से कम आपको याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। विद्या लक्ष्मी योजना लिख दिया जाएगा, यह केवल बालिकाओं के लिए है, तो बिल्कुल गलत है। ऐसे कुछ स्टेटमेंट में आपको फंसाया जाएगा, तो ये कम से कम इसके उद्देश्य को आपको याद रखना है। ये डेटा वगैरह बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो आपके एक एक्स फैक्टर के माध्यम से, मतलब थोड़ा बहुत आपकी नॉलेज इन्हेंस हो करके मैं इन सब चीज़ों को ऐड कर दिया रहता हूँ। प्रोजेक्ट अस्मिता, अब देखिए ये भी शिक्षा से संबंधित है, इससे भी कुछ हमें समझ नहीं पा रहा है, कि अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि एक्चुअल में यह प्रोजेक्ट अस्मिता है किस चीज़ के लिए। अब ये शिक्षा से संबंधित है, तो ये नाम को कम से कम आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत होती है वर्ष 2024 में, मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। लक्ष्य रखा जाता है कि 5 वर्षों के भीतर जो 22 भाषाएं हैं, है ना, उसमें प्रति भाषा 1000 पुस्तक लिखे जाएंगे। इस प्रकार 22 भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करना है। ये है प्रोजेक्ट अस्मिता का लक्ष्य रखा गया है। जैसे आप संविधान पढ़ते हैं तो हमने जो अनुसूची में डाल के रखा है, हमने कितनी भाषाओं को अनुसूची में डाल के रखा है, 22 भाषाओं को, है ना। तो इन्हीं 22 भाषाओं में क्या लिखेंगे हम, हर भाषा में 1000 पुस्तक लिखेंगे और उसके हिसाब से 22 भाषाओं में 22,000 पुस्तकें हमारी तैयार हो जाएंगी 5 वर्षों के भीतर। तो प्रोजेक्ट अस्मिता आपसे पूछा जाएगा, तो कम से कम आप इसके लक्ष्य को याद रखिएगा। और दूसरा इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तर्ज पर शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या प्रावधान करती है कि हमें स्थानीय भाषाओं को क्या करना है, प्रमोट करना है ना। तो इसी के माध्यम से जो भी हमारी 22 भाषाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए हम इन पुस्तकों को प्रकाशित करने वाले हैं। तो ये हमने देखा प्रोजेक्ट अस्मिता। अब देखिए यहाँ पे भी आपको ट्रैप में फंसा, अस्मिता दैट मीन्स आई होप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो महाराष्ट्र में ना एक अस्मिता योजना चलती है,
है ना, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, सैनिटरी पैड फ्री में दिया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बच्चे इस जानकारी को सुने होंगे तो प्रोजेक्ट अस्मिता से रिलेट किसे कर देंगे, उसको ही रिलेट कर देंगे, है ना, जबकि यह क्या है, शिक्षा से संबंधित योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं श्रेष्ठ योजना। देखिए इससे भी समझ नहीं आ रहा है, इससे भी कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ते हैं। श्रेष्ठ योजना का मतलब है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, ये है श्रेष्ठ योजना। दैट मीन्स कि ऐसे कुछ चिन्हित क्षेत्र हैं, लक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें हमें बच्चों को, जो छात्र हैं, उनके रेसिडेंशियल एजुकेशन के लिए हमको क्या करना है, प्रावधान करना है, उसके लिए इसकी शुभारंभ की गई है। इसकी शुरुआत होती है 3 जून सन 2022 को और मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। उद्देश्य यह निश्चित करता है कि लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में अनुसूचित जाति के गरीब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करना है। तो मुख्य फोकस किसमें किया गया है, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए किया गया है। तो श्रेष्ठ योजना अगर लिख दिया जाए तो आपको याद रखना है कि यह अनुसूचित जाति के गरीब छात्रों के लिए योजना है। अब हम गरीब छात्र का चिन्हांकन कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा टास्क है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ये कहती है कि अनुसूचित जाति के निम्न वर्ग के छात्र, ऐसे छात्र जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए, मतलब 2.5 लाख रुपए तक या फिर उससे कम होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये है लाभ है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि प्रति वर्ष लगभग 3000 छात्रों को कक्षा 9 और कक्षा 11 में CBSE से जो भी संबद्ध आवासीय स्कूल है उसमें प्रवेश दिया जाएगा और आपको शिक्षा और आवासीय स्कूल का पूरा खर्च विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये कुछ हमने स्कीम देखे जो अपने थोड़े से फैंसी नाम के वजह से आपको क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। ये श्रेष्ठ योजना बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि किससे रिलेटेड है। उद्देश्य कम से कम आप याद रखिए। प्रोजेक्ट अस्मिता, ये भी कम से कम उद्देश्य आपको याद रखना है। विद्या लक्ष्मी, ये लेटेस्ट की योजना है, कम से कम इसे आपको तैयार कर ही लीजिएगा क्योंकि अभी हाल ही में 2024 में इसको लॉन्च किया गया है। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास PM श्री स्कूल योजना, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, है ना। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, 5 स्टार लगा लीजिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना। इसकी विशेषताओं को एक बार आप जरूर अच्छे से डेटा को याद रख लीजिएगा भाई, क्योंकि इससे विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। खासकर ये न्यूनतम जमा जो राशि है ना 2500, इसमें थोड़ा सा खेल कर सकते हैं, है ना, आपको ट्रैप में फंसाने के लिए। तो चलिए ये काफ़ी एक छोटा सेशन रहा हमारा। बाकी जितने भी हमने अभी तक की स्कीम्स देखे हैं उसमें से काफ़ी छोटा और छोटा सा इंटरटेनिंग आपके लिए सेशन रहा है। अदरवाइज़ जितने भी स्कीम्स देखे सब में फैक्चुअलों की भरमार थी, इसमें थोड़ा सा उद्देश्य कम से कम आपको याद रखना है। तो चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और हम देखते हैं गोबर योजना, स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित कुछ योजनाओं के और उसके स्कीम और उसके सब स्कीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और उसके बाद फिर हम MCQs भी कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।